क्या 2024 में ब्लॉगिंग एक करियर ऑप्शन हो सकता है? क्या ब्लॉगिंग डेड हो जाएगी? ब्लॉगिंग का क्या कोई फ्यूचर है? क्या ब्लॉगिंग को मैं फुल टाइम लेकर चल सकता हूँ? होल्ड ऑन, टेक अ डीप ब्रेथ, सारे क्वेश्चंस के आंसर करने वाली हूँ। पिछले एक साल में ब्लॉगिंग में जितने चेंजेस आए हैं ना, मैंने अपने 4 साल के करियर में कभी नहीं देखे हैं। जनरेटिव एआई आ गया है, इतने सारे नए नए अपडेट्स डेली आते हैं, तो ब्लॉगिंग का जो लैंडस्केप है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है और बहुत स्पीड से चेंज हो रहा है, जो हमें आने वाले टाइम में देखने भी मिलने वाला है। एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, आई वॉन्ट टू टेल यू कि डोंट गेट डीमोटिवेटेड फ्रॉम दिस वीडियो। लेकिन अगर आप ब्लॉगिंग एज अ करियर ऑप्शन लेकर चल रहे हो और फिर भी अगर आप अभी एम्प्लॉयड हो या आपके पास जॉब है, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि वो जॉब छोड़कर फुल फ्लेज ब्लॉगिंग बिल्कुल स्टार्ट मत करना। ब्लॉगिंग को एज अ साइड हसल लेकर चलो और जब आपको कुछ अट्रैक्शन दिखने लग जाए, कुछ अच्छा समझ आने लगे, तब आप ऐसे टाइप के डिसीजन बनाओ। क्योंकि 3-4 साल पहले ब्लॉगिंग जिस टाइप की थी ना, आज उस टाइप की बिल्कुल भी नहीं है। देयर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस। तो आई वुड सजेस्ट कि टेक ब्लॉगिंग एज अ साइड हसल अंटिल एंड अनलेस यू सी एनी काइंड ऑफ रिजल्ट्स। और हाँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या ब्लॉगिंग डेड हो जाएगी? तो ब्लॉगिंग बिल्कुल भी डेड नहीं होगी। जब तक गूगल, बिंग जैसे सर्च इंजिन्स मार्केट में लोगों को सोर्सेस दिखाते रहेंगे, तब तक ब्लॉगिंग चलती रहेगी। ब्लॉगिंग कहीं भी नहीं जाने वाली है। लेकिन सोर्सेस तो बहुत सारे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, न्यूज़ में लाखों वेबसाइट्स हैं, एंटरटेनमेंट में लाखों वेबसाइट्स हैं, स्पोर्ट्स में लाखों वेबसाइट्स हैं। तो आप कहाँ फिट इन होते हो? आप कैसी कैटेगरी सिलेक्ट करोगे कि आप सर्च रिजल्ट्स में जल्दी आ सको? तो यहाँ पर आपको बहुत सोच समझ कर एक डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको एक ऐसी निच सिलेक्ट करनी पड़ेगी जहाँ पर कॉम्पिटिशन ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, क्राउडेड नहीं है वो कैटेगरी, और वहाँ पर आप पेज पर रैंक कर सकते हो विद इन अ फ्यू मंथ्स और विद इन अ फ्यू ईयर्स। सबसे पहले वायल टाइप की वेबसाइट्स पर बिल्कुल फोकस नहीं करना है, क्योंकि वायल वेबसाइट्स वो होती हैं जहां पर आप मेडिकल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर या फिर फाइनेंस सेक्टर में कूदते हो। यहाँ पर सिर्फ एक्सपर्ट्स के ही कंटेंट रैंक करते हैं, तो यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिएगा। और नंबर 2, मैंने देखा है आजकल जितने भी ब्लॉगर्स मार्केट में आ रहे हैं ना, वो ज्यादातर कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं? आइदर वो न्यूज़ की कैटेगरी होती है, एंटरटेनमेंट की कैटेगरी होती है, और इन दोनों के आगे वो लोग बढ़ते ही नहीं है, क्योंकि इन कैटेगरीज में क्या रहता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का हमारे पास प्रायोरिटी रहती है। जैसे कोई न्यूज़ आई और हमने पहले लिखकर डाल दिया तो हम वहाँ पर रैंक कर जाते हैं। बट लेट मी टेल यू, ब्लॉगिंग छोटी जर्नी नहीं होती है, ब्लॉगिंग एक लंबी जर्नी होती है। और अगर आपको अपनी वेबसाइट को लंबे समय तक टिका कर रखना है या बैलेंस करके रखना है और उसे एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बनाना है, तो ऐसी कैटेगरीज में मत जाओ, क्योंकि शुरुआत में आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये प्रायोरिटी लेकर रैंक तो कर जाओगे, बट लंबे समय में अगर आप अपनी वेबसाइट पर साल भर में 40,000 50,000 आर्टिकल्स भी पब्लिश कर दोगे, तब भी आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बनेगी नहीं बनेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। तो एंटरटेनमेंट और न्यूज़ वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा क्राउडेड और क्लटर्ड है, तो इन पर मत जाओ, क्योंकि शॉर्टर रन के लिए दे आर गुड, बट लॉन्गर रन के लिए ये अच्छी नहीं है। इसलिए अगर आप कोई कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हो या कोई निच सिलेक्ट करने जा रहे हो, तो ये पॉइंटर्स दिमाग में बिल्कुल रखो। नंबर 1, उस पर्टिकुलर कैटेगरी में ज्यादा कंपटीशन नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग उसके बारे में काफी ज्यादा सर्च करने वाले होने चाहिए। नंबर 2, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आप फेसबुक एड्स में जब इंटरेस्ट वगैरह सिलेक्ट करते हो, तो हम फोकस करते हैं कि हम थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स वाला साइकोलॉजी अपने दिमाग में रखें, ताकि हम अच्छे लोगों को टारगेट कर पाएं। वैसे ब्लॉगिंग में भी सेम पर्सपेक्टिव रखिए, थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। अगर कोई साइकिल के बारे में लिख रहा है, तो आप साइकिल के पार्ट्स के बारे में स्पेसिफिकली एक वेबसाइट बनाओ। अगर कोई होम डेकोर के बारे में बना रहा है, तो आप सोफे के बारे में स्पेसिफिकली एक वेबसाइट क्रिएट करो। तो जितना माइक्रो जा सकते हो, जितना नैनो जा सकते हो, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये वेबसाइट्स लॉन्गर रन में आपको बहुत बेनिफिट देके जाती हैं। और देखिए, एक टाइम पर मैक्रो नीश और जो बड़ी बड़ी कैटेगरीज होती थी वो बहुत ज़्यादा चलती थी, लेकिन आजकल माइक्रो नीश में भी लोग बहुत ज़्यादा कम जाते हैं। दे फोकस ऑन नैनो नीच। मतलब अगर बाईसाइकिल एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी नैनो निचेस होंगी जो आपको सिलेक्ट करनी है। तो अगर आप लॉन्गर रन के लिए ब्लॉगिंग करना चाहते हो, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट अपनी कैटेगरी पर बहुत ज़्यादा फोकस करो। 1 महीना लो, 2 महीना लो, 3 महीना लो, जब तक आपको अपनी गोल्डन कैटेगरी नहीं मिल जाती है ना, ब्लॉगिंग बिल्कुल भी स्टार्ट मत करो। फोकस ऑन समथिंग जो कोई भी नहीं कर रहा है। हर चीज़ में यूनिकनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूएसपी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही सेम चीज़ ब्लॉगिंग में भी अप्लाई होती है। कुछ ऐसा ढूंढ कर लाओ जो कोई भी मार्केट में नहीं कर रहा है। नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट ऑफ योर वेबसाइट, विच इज योर आर्टिकल्स, मेन पार्ट ऑफ योर ब्लॉगिंग, विच इज योर कंटेंट। अब मेरे को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म इंस्टाग्राम पे भी मिला है, यूट्यूब पे भी मिला है, व्हेन आई से कि आप
AI रिटन कंटेंट बिल्कुल भी यूज़ मत करो, जबकि गूगल ने ये अप्रूव कर दिया है कि AI कंटेंट आप लिखकर डाल सकते हो, इट जस्ट शुड बी हेल्पफुल फॉर द ऑडियंस। बट आई स्टिल सजेस्ट कि AI कंटेंट बिल्कुल यूज़ मत करो। AI कंटेंट शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में अपनी वेबसाइट से अच्छा अमाउंट कमाने के लिए इज़ अ गुड वे, बट अगर आपको लॉन्गर रन के लिए ब्लॉगिंग सोचनी है तो AI कंटेंट बिल्कुल भी फीजिबल नहीं है, क्योंकि मेरी कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पर मैंने AI रिटन कंटेंट लिख लिख कर पब्लिश कर करके बहुत सारी टेस्टिंग की है। 4 वेबसाइट्स पे मैंने ये किया था, चारों चली थी फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, आई थिंक 3-4 महीने वो चली होंगी और उसके बाद सारी की सारी बैठ गई थी। गूगल अभी भी AI रिटन कंटेंट बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं करता है, और अगर आपको AI का यूज़ करना ही है तो थोड़े अच्छे वे में करो। आर्टिकल्स अपडेट करने हैं या फिर अपने आर्टिकल को और ज़्यादा कैसे अच्छा बना सकते हैं, या आपको कोई इमेज जनरेट करवानी है अपने आर्टिकल्स में एम्बेड करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें AI के थ्रू इज़ गुड, बट प्योरली AI रिटन आर्टिकल इज़ अ वेरी बिग नो इन 2024 इफ़ यू वांट टू स्टार्ट ब्लॉगिंग। अब आर्टिकल्स की जब बात आती थी तो हम पहले क्या बात करते थे कि इतने वर्ड्स लिखोगे तो ज़्यादा रैंकिंग मिलेगी, इतना लेंदी लिखोगे, बहुत लंबा आर्टिकल लिखोगे तो इतनी रैंकिंग मिलेगी। बट ये सारी चीज़ें अब आपको फोकस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि मैं आर्टिकल को कितना ज़्यादा डिटेल्ड, कंप्लीट और ऑडियंस के लिए हेल्पफुल बना सकता हूँ। सपोज करिए आपने एक कंटेंट लिखा है, हाउ टू कनेक्ट माय टीवी टू द स्पीकर। अब वैसी सेम और 6 वेबसाइट्स हैं जिन्होंने सेम कंटेंट पे आर्टिकल लिखा है। प्रायोरिटी उसी आर्टिकल को मिलेगी जो ऑडियंस के लिए हेल्पफुल है, डिटेल्ड है और सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है स्टेप बाय स्टेप। सो मेक श्योर आप किसी भी कैटेगरी में जाओ तो आर्टिकल्स ऐसे होने चाहिए जो एक्चुअली में ऑडियंस के लिए यूजफुल हैं। जैसे गूगल का एक जो पार्ट है जो मैं आपको यूजुअली बताती हूँ, बाय द पीपल फॉर द पीपल, मतलब कंटेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो आप खुद लिखो और लोगों के लिए लिखो, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हो और उनका वो आर्टिकल पढ़ने के बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम या क्वेरी सॉल्व हो जाए। और आपको ये तो पता ही होगा गूगल का जनरेटिव AI आ गया है और वो ऑलमोस्ट हर जगह दिखने भी लगा है। तो क्या है ना, अब पहले हम क्या करते थे, यूजुअली स्निपेट के लिए अपने आर्टिकल को ऑप्टिमाइज करते थे। एक ऐसा पार्ट लिखते थे अपनी आर्टिकल में जो स्निपेट पर शोकेस हो सके ताकि हमारी वेबसाइट स्निपेट पे दिखे। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें जनरेटिव AI के लिए भी अपने आर्टिकल्स को ऑप्टिमाइज करना है। यूजुअली लोग वर्डप्रेस पर अपनी वेबसाइट होस्ट कर देते हैं और फिर नॉर्मल योस्ट SEO या रैंक मैथ यूज़ करके उसका SEO कर देते हैं और पब्लिश कर देते हैं। बट आप ये फोकस भी रखिए कि आपका सारा आर्टिकल जनरेटिव AI के लिए बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज होकर रखना चाहिए। अब जनरेटिव AI के लिए आप अपने आर्टिकल्स कैसे ऑप्टिमाइज करोगे? अब देखो, जनरेटिव AI बेसिकली क्या करता है, अगर कोई क्वेरी सर्च करता है तो उसका आंसर बाकी सारी वेबसाइट्स का मिलाकर एक डिटेल्ड आंसर अपनी ऑडियंस को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर आपका मेन गोल ये नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी आर्टिकल का बेसिकली SEO कितना अच्छा कर सकता हूँ। आपका मेन गोल होना चाहिए कि मैं अपने वेबसाइट का कंटेंट कितने अच्छे वे में लिख सकता हूँ। मतलब आपको अपने कोई भी आप क्वेरी या प्रॉब्लम का कोई आर्टिकल लिख रहे हो तो आर्टिकल में एक ऐसा पार्ट ज़रूर होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो और बाकी किसी भी वेबसाइट ने उस चीज़ को मेंशन ना किया हो, ताकि जनरेटिव AI आपको एज ए साइटेशन इंक्लूड करे। और देखो, मैं बहुत बार ये भी बोल चुकी हूँ, ब्लॉगिंग जो है वो पूरा पेशेंस का गेम है। आप जितने लंबे समय तक अपने आर्टिकल्स को, अपने कंटेंट को, अपने वेबसाइट को अप टू डेट रखते हो, बहुत अच्छे से चलाते हो, आपको उतने बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। बट इन अ फ्यूचर रन, शॉर्टर रन में सिर्फ वही वेबसाइट्स चलती हैं जो ब्लैक हैट SEO टेक्निक्स यूज़ करती हैं या फिर जो ऐसी चीज़ें यूज़ करती हैं जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं चलती हैं। अब मैं अगर आपको अपना एग्जाम्पल दूँ तो मेरी ऑनेस्टली बहुत सारी वेबसाइट्स अभी बैठी हुई हैं गूगल अपडेट के कारण या फिर बहुत सारे मल्टीपल रीजंस के कारण। बट कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, 1 या 2, जो मैं लॉन्गर रन से कर रही हूँ। ऑलमोस्ट उसे करते करते मुझे 3-4 साल हो गए हैं। और उन वेबसाइट का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि मैंने उन पर कभी भी कोई भी टाइप की ब्लैक हैट टेक्निक नहीं यूज़ की है, बैकलिंक्स खरीदने की कोशिश नहीं की है। उस पर अथॉरिटी अपने आप बिल्ड हुई है क्योंकि वो बहुत सारी मल्टीपल प्लेसेस पर रैंक हो रही है और लोगों को पढ़ने में उसे मज़ा आ रही है। वो वेबसाइट मेरी 4 साल तक चली, बट जिन पर मैंने ब्लैक हैट टेक्निक्स यूज़ की या फिर जिन पर मैंने बैकलिंक्स खरीदने की कोशिश की, वो वेबसाइट यूजुअली नीचे चली जाती है किसी ना किसी गूगल अपडेट में। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप अपनी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक लुक भी दें और ऐसी चीज़ें करें जो ऑडियंस को बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक लगे। जैसे कई बार क्या होता है, मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द ब्लॉगर्स क्या करते हैं, ऐड पर क्लिक करवाने के लिए स्क्रोलिंग
लोडिंग के टाइम पर ही अलग अलग जगह पे एड्स प्लेस कर देते हैं और कोई बंदा स्क्रॉल करता है तो गलती से ऐड पर क्लिक हो जाता है। इससे यूज़र का एक्सपीरियंस खराब होता है। आपको तो एक बार CPM आपका बढ़ जाएगा या आपको उस एड क्लिक से पैसे मिल जाएंगे, बट नेक्स्ट टाइम हो सकता है वो ऑडियंस आपके पास आए ना, क्योंकि ऑडियंस को क्या होगा ना, आपकी वो वेबसाइट बहुत ज़्यादा स्पैमी लगेगी। तो यूज़र एक्सपीरियंस अपनी वेबसाइट का भी रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लेट्स टॉक अबाउट योर वेबसाइट। 2024 में अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपकी वेबसाइट कैसी होनी चाहिए? इसका नंबर 1 आंसर यही है कि आप अपनी वेबसाइट को इतना अच्छा बनाओ कि उसका यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो। आप देखोगे गूगल पे कोई भी क्वेरी सर्च करते हो तो दिखाता है ना, द रिजल्ट्स वाज गिवन इन 0.0002 सेकेंड। मतलब आप स्पीड समझ रहे हो गूगल की कितनी ज़्यादा अच्छी है। अब मान लो आप उस पर रैंक कर रहे हो, कोई आपकी वेबसाइट पर क्लिक करता है और आपके कॉन्टेंट को ही लोड होने में अगर 3-4 से भी ज़्यादा सेकेंड लग जाते हैं ना, तो बंदा वो बैक ही कर देगा, क्योंकि इतना पेशेंस है नहीं लोगों में। तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि इन सारी चीज़ों के लिए, अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए, एक अच्छा SSL सर्टिफिकेट होने के लिए और अपनी वेबसाइट की होस्टिंग अच्छी रखने के लिए, सर्वर ऑप्टिमाइज रखने के लिए अच्छा होस्टिंग प्रोवाइडर लो। एंड आई यूजुअली टेक होस्टिंगर। मैं अपनी सारी वेबसाइट्स में ऑलमोस्ट होस्टिंगर ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी भी टॉप नॉच होती है। यहाँ पर बहुत अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस भी आपको मिल जाता है, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली इनका इंटरफेस भी है। और अगर आपको अपने कंटेंट को बैकअप करके रखना है तो वो आप कर सकते हो होस्टिंगर पे। और अगर आपको होस्टिंगर खरीदना है ना, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप वहां से परचेज कर सकते हो, क्योंकि उससे मेरी भी हेल्प होती है और आपको भी बहुत सारे कूपन्स मिल जाते हैं। अब आपके दिमाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि मैं रोज दिन के कितने आर्टिकल्स पब्लिश करूं ताकि बहुत जल्दी सर्च रिजल्ट्स में आ सकूं। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप फोकस करो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पे। पहले हम फोकस करते थे कि हम जितने ज्यादा आर्टिकल्स डालेंगे उतने जल्दी हमारे पेजेस इंडेक्स होंगे और उतने जल्दी हम रैंकिंग्स में आ जाएंगे। बट आई वुड सजेस्ट फोकस ऑन क्वालिटी। अगर आपकी एकदम न्यूली क्रिएटेड वेबसाइट है, आप ब्लॉगिंग बिल्कुल शुरू करने जा रहे हो ना, तो आप एक आर्टिकल पर डे पब्लिश करो, 2-3 महीने पब्लिश करो। आपको अगर थोड़ा बहुत अट्रैक्शन दिखने लगता है तो उस एक आर्टिकल को आप 2 आर्टिकल्स में कन्वर्ट कर दो, फिर आप 2-2 करके आर्टिकल्स पब्लिश करने लगो। फोकस करो कि आपके आर्टिकल बहुत ज़्यादा क्वालिटी होने चाहिए, क्वांटिटी आजकल इतनी मैटर नहीं करती है। मैं हमेशा ही ये कहती हूँ कि ब्लॉगिंग सबके लिए बहुत डिफरेंट होती है। मेरे पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट होते हैं। आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे जिनमें लोगों के पर्सपेक्टिव डिफरेंट होते हैं, क्योंकि सबकी जर्नी बहुत ज़्यादा अलग होती है। मैंने ब्लॉगिंग बहुत अलग वे में स्टार्ट किया था, तो ये मेरे परसेप्शंस है कि 2024 में ब्लॉगिंग आपको कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। ओवरऑल आपका 2024 का, 2025 का या आने वाले सालों का सिर्फ एक मेजर गोल होना चाहिए कि आप अपनी वेबसाइट को जितना ऑथेंटिक हो सकता है उतना ऑथेंटिक बनाओ। अब ऑथेंटिक बनाने के लिए हम आर्टिकल्स अच्छे लिख लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, अपनी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस भी अच्छा कर लेंगे, लेकिन मैं 2-3 चीज़ें और बताती हूँ जो आपको वेबसाइट पर डेफिनेटली करनी चाहिए। सबसे पहला, आप अपने सोशल मीडिया इंटीग्रेट करिए। आप अपने सोशल मीडिया को अप टू डेट रखिए। जो भी अपडेट आप अपनी वेबसाइट पर डाल रहे हैं अपने सोशल मीडिया पर डालिए और सोशल मीडिया को अपनी वेबसाइट पर इंटीग्रेट कर दीजिए, ताकि अगर कोई यूज़र देखना चाहे आपका इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कोई सा भी पेज, तो डायरेक्टली वहाँ पर जा सके। और जैसे मैंने अपने लास्ट कुछ वीडियोज़ में भी बताया, आई थिंक आई मेड अ वीडियो ऑन हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग इन 2023। वहाँ भी मैंने कहा था कि आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो। यूट्यूब चैनल में आप जो भी वीडियोज़ डाल रहे हो उस अपडेट से रिलेटेड, वही सेम यूट्यूब वीडियो की लिंक आप अपने आर्टिकल में एम्बेड कर दो। इससे आपकी ट्रस्टेबिलिटी भी बढ़ती है और ऑथेंटिसिटी भी बढ़ती है। एंड द नेक्स्ट आई वांट टू टॉक अबाउट योर ऑथर्स। सपोज करिए आप अपने वेबसाइट पर आर्टिकल्स किसी से लिखवा रहे हैं या आपके बहुत सारे राइटर्स हैं, तो उनका जो बायो सेक्शन है, ऑथर्स की प्रोफाइल जो है, वो बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज करके रखो। अब उनको ऑप्टिमाइज कैसे करोगे? नंबर 1, उनकी बहुत क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। नंबर 2, उनका एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि वो कौन है, वो इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में क्यों लिखते हैं, उनकी क्या एक्सपर्टीज़ है। ये दोनों चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। और एट लास्ट उनका मेल आईडी, उनका इंस्टाग्राम, उनका यूट्यूब, जो भी चैनल्स हैं सोशल मीडिया के, वो सारी चीज़ें मेंशन रहने चाहिए। ऐसे आप अपने ऑथर का बायो अपडेट कर सकते हो ताकि वो और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाए। अब बात करते हैं कि हम ब्लॉगिंग से और क्या चीज़ कर सकते हैं इन 2024। अब क्या होगा, अगर आपके कोई वेबसाइट पर ऑडियंस आती है तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप उन ऑडियंस का डेटा अपने पास गैदर्ड रखो, जिसके लिए आप पुश नोटिफिकेशंस जैसे ऑप्शन को ऑन करके रख सकते हो। क्योंकि इन फ्यूचर आपके पास अगर गूगल से रैंकिंग नहीं मिलती है, आपकी वेबसाइट डाउन चली जाती है, आपके पास आपकी इंटरेस्टेड ऑडियंस का डेटा ज़रूर होगा। और लेट मी टेल यू, अगर आपके पास आपकी ऑडियंस का डेटा है किसी भी सेक्टर में, तो दैट इज़ अ गोल्ड माइन फॉर यू। आप उससे सिर्फ ब्लॉगिंग नहीं
ही स्टार्ट कर सकते हो, आप उससे और भी मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो, न्यूज़लेटर्स क्रिएट कर सकते हो, एटलीस्ट अपनी टारगेट ऑडियंस को आप रीच आउट कर सकते हो इवन व्हेन योर वेबसाइट इज नॉट डूइंग गुड। तो अपनी ऑडियंस का डेटा कलेक्शन भी शुरू कर दो। अब यहाँ पर आता है आपका सबसे बड़ा डिसीजन कि आप ब्लॉगिंग को शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेकर चलना चाहते हो या फिर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेकर चलना चाहते हो, क्योंकि दोनों में से आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के जो पाथवेज है ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अगर आप शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ब्लॉगिंग करना चाहते हो, जहाँ से आप थोड़ी बहुत इनकम जनरेट करना चाहते हो या कुछ अमाउंट इकट्ठा करना चाहते हो, तब तो देयर आर लॉट्स ऑफ वेज जहाँ से आप इनकम कर सकते हो। बट अगर आप उसे एज अ करियर ऑप्शन सोच रहे हो या फिर लॉन्गर रन के लिए सोच रहे हो या फुल टाइम करने का सोच रहे हो, तब आपको बहुत स्ट्रैटेजिकली ब्लॉगिंग में चलना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जो कंटेंट वाला, सोर्सेज वाला, वेबसाइट्स वाला जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। और अगर आप लॉन्गर रन के लिए सोच रहे हो ना, तो मैंने जो पॉइंटर्स मेंशन किए हैं उन्हें अपनी वेबसाइट के लिए डेफिनेटली इंक्लूड करिएगा और इस बारे में अच्छे से सोचिएगा, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचोगे ना, तो ब्लॉगिंग 2024 या आगे आने वाले सालों में आपका सस्टेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इन फ्यूचर आपको ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करनी है। दीज वर माई परसेप्शंस, क्योंकि मैंने जिस टाइप से ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी और अभी मैं जहाँ पे हूँ, ये सारे मेरे परसेप्शंस थे और मुझे ब्लॉगिंग करते करते बहुत लंबा टाइम भी हो चुका है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपकी ब्लॉगिंग से रिलेटेड और भी कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में उन्हें ज़रूर मेंशन करिएगा। और अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मैं डिजिटल मार्केटिंग और ब्लॉगिंग से रिलेटेड कंटेंट बनाती रहूँ।